देखो, हमारा टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ या कह लो एसिडिक नेचर। अगर हमको मॉलिक्यूल दिए हैं, उनका ये पूछा है कि किसकी H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो हम उसे कहेंगे, हम जानना चाहते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर से मतलब क्या समझ रहे हो? यहाँ मतलब समझ रहे हैं हम टेंडेंसी टू टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव। तो हमारे लिए ऑर्गेनिक पढ़ते समय जो एसिड या एसिड्स जो हैं वो क्या है? वो जो H पॉजिटिव दे सके। हालांकि सारे एसिड H पॉजिटिव नहीं देते हैं, जैसे लुईस एसिड जो होते हैं वो H पॉजिटिव नहीं देते हैं। खैर, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लुईस एसिड का नेचर नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वो हम इनऑर्गेनिक में डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक में हम जो भी डिस्कस करते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो ऑर्गेनिक एसिड्स में H पॉजिटिव डोनेट करने की टेंडेंसी को ही एसिडिक स्ट्रेंथ कहते हैं। पहली बात तो ये तुम समझ लो। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट ये है कि एसिड का Ka और pK दो इंपॉर्टेंट कह लो मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। Ka जो है वो बताता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक, और pKa बताता है उसी का माइनस लॉग। यानी pKa को हम जो कहते हैं वो है माइनस लॉग ऑफ Ka। तो एसिड को एनालाइज करने के लिए, कंपेयर करने के लिए दो उसकी मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं, Ka एंड pKa। इन वैल्यूज को हम यूज करते हैं और एसिड के नेचर को, स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है मेन। यानी मेरे को अगर एसिड का Ka पता है या pKa वैल्यू पता है, तो मैं बहुत सटीक तरीके से उनके एसिडिक नेचर को कंपेयर कर सकता हूं और वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। मिसकॉन्सेप्शन यहाँ जनरली इस टॉपिक में बच्चों को ये रहता है, वो ये सोचते हैं कि कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको यूज करके हम किसी भी एसिड पेयर के एसिड नेचर को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है। अगर मैं कोई दो एसिड आपको दे दूं, एसिड ए एसिड बी, दो एसिड दे दूं और आपसे कहूं कि आप इनके एसिडिक नेचर को कंपेयर कर सकते हो क्या, आप हमेशा कंपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक। तो ऐसे कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है जो एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल्स हो और दो एसिड के एसिडिक नेचर को कंपेयर करने में हमेशा हेल्पफुल हो, ऐसा नहीं है। हाँ, हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड के लेवल पे या कॉम्पिटिशन्स के लेवल पे, जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, वहां पर हम कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके, Ka pKa की वैल्यू को यूज करके या कुछ कुछ सेट ऑफ रूल्स को यूज करके कुछ हद तक कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा। लेकिन याद रखना इस बात को हमेशा कि आप ऐसे कई एसिड पेयर में आपको दे सकता हूं जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को नहीं लगा पाओगे, एक्सेप्शंस होंगे वो। तो उनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करो, ठीक। आगे बात करते हैं इसमें। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है इस टॉपिक में कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो स्ट्रांग रहे और कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल्स ही आपसे पूछे जाते हैं और उनके पीछे प्लॉसिबल रीजन क्या हो सकता है ये आपसे पूछा जाता है। आपसे ज्यादा एक्सेप्शंस या इस तरह की जो फैक्चुअल चीजें हैं वो नहीं पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं। तो मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। टॉपिक है एसिड स्ट्रेंथ या एसिड का नेचर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई एसिड है Ha, अगर कोई एसिड है Ha, तो वो H पॉजिटिव आयन लूज करेगा, तो जो हिस्सा बच जाएगा वो है A नेगेटिव। इसको हम लोग कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। H पॉजिटिव निकलने के बाद जो भी बचता है उसे कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस? बोलोगे इस एसिड का। तो एसिड और कॉन्जुगेट बेस एक पेयर की तरह होता है। एसिड से H+ निकलता है, जो बचता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है। अब ध्यान से सुनना है इसमें। देखिए, जो आप Ha देख रहे हैं वो एक एसिड है और हमारा इंटरेस्ट उसकी एसिड स्ट्रेंथ या एसिड नेचर में है कि वो कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक। और कितना स्ट्रॉन्गर एसिड है वो हम Ka वैल्यू या pKa वैल्यू से भी गेस कर सकते हैं। यानी एसिड के लिए हमारा इंटरेस्ट तीन चीजों में है, उसकी एसिड स्ट्रेंथ,
Ka वैल्यू और pKa वैल्यू, तीन चीजों में है। H प्लस जब उसने दे दिया और कॉन्जुगेट बना लिया, तो इस कॉन्जुगेट में हमारा इंटरेस्ट चार चीजों में हो जाएगा। वो चार चीजें हैं, इसकी स्टेबिलिटी, ये नेगेटिव आयन हो गया ना, A नेगेटिव, H प्लस जाने के बाद क्या बचा, A नेगेटिव। तो नेगेटिव आयन अगर कॉन्जुगेट बेस की तरह है, तो आपको अगर कई सारे ऐसे कॉन्जुगेट बेस दे दिए जाएं, तो आपको उनकी स्टेबिलिटी अरेंज करने को आ सकती है। और नेगेटिव आयन जो होगा वो नेगेटिव चार्ज वाला, यानी इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा पेयर के फॉर्म में, तो उसको हम बेस मान सकते हैं। हम नाम भी तो हमने कहा ना, कॉन्जुगेट बेस। तो जैसे एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ में हमारा इंटरेस्ट है, वैसे ही कॉन्जुगेट बेस के बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिक नेचर में हमारा इंटरेस्ट है। और जैसे एसिड के लिए Ka वैल्यू होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, वैसे ही बेस के लिए Kb वैल्यू होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। जैसे pKa होता है माइनस लॉग ऑफ Ka, वैसे ही pKb होता है माइनस लॉग ऑफ Kb। तो यहाँ पे कुल मिला के 7 वेरिएबल्स हैं जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्या वो 7 वेरिएबल्स हैं? बोल के एसिड स्ट्रेंथ, Ka, pKa, ये हो गए 3। स्टेबिलिटी, बेसिक नेचर, Kb और pKb, ये हो गए 4। तो पहले तो इन सातों का आपस में रिलेशन समझो आप, ध्यान से सुनो। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज करके एसिड स्ट्रेंथ मालूम कर सको कि हाँ कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो मान लो कि आपको मालूम चल गया कि कोई ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको मालूम चल गया, ठीक? तो याद रखना Ka का भी ऑर्डर बिल्कुल वही आएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर और Ka का ऑर्डर एकदम हूबहू सेम होना चाहिए, यानी ज्यादा Ka होने पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, ठीक? pKa लेकिन उल्टा आता है, रिवर्स ऑर्डर आएगा, क्योंकि pKa माइनस लॉग ऑफ Ka होता है। तो Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, pKa की वैल्यू उतनी कम होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। pKa क्या होता है मैथमेटिकली, माइनस लॉग ऑफ Ka। तो Ka जितना ज्यादा बड़ी वैल्यू होगी, माइनस लॉग उतनी ही छोटी वैल्यू हो जाएगी। आप मैथमेटिकली करके देख सकते हैं। तो मैंने बोला कि जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, अगर उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसकी Ka वैल्यू ज्यादा होगी, pK वैल्यू इनफैक्ट कम होगी। और सुनो, ये जो कॉन्जुगेट पेयर है ना, एसिड और कॉन्जुगेट बेस का, ये एक पेयर है, एक पेयर है हस्बैंड वाइफ की तरह। तो अगर हस्बैंड वाइफ है तो उसमें अगर एक बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी का होगा तो दूसरा वीक, यानी कि अगर एक बहुत गुस्सैल होगा दूसरे को ठंडा होना पड़ेगा। इस तरीके से याद रखो कि एसिड और कॉन्जुगेट बेस में अगर एक स्ट्रांग है तो दूसरे का वीक होना बहुत जरूरी है, और होता है। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर इंक्रीजिंग आया है तो उनके कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिक्रीजिंग आएगा। मैं इन सातों वेरिएबल के बीच में रिलेशन समझा रहा हूं आपको, उसको अच्छी तरह समझ लो कि जितना स्ट्रॉन्गर एसिड उतना ही वीक उसका कॉन्जुगेट बेस। बाकी इसको आप समझ सकते हो कि जब ये Ha ने H पॉजिटिव दिया और कॉन्जुगेट बनाया, तो ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम में रहता है ये पूरा प्रोसेस। अब देखो, ये इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड की तरफ होगा या तो बैकवर्ड की तरफ होगा। अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है तो उसका मतलब निकलता है कि H पॉजिटिव वो आसानी से दे रहा है, और अगर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में है ज्यादातर, तो उसका मतलब है कि वो H पॉजिटिव आसानी से नहीं दे रहा है, ठीक? तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि वो इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा फॉरवर्ड है कि बहुत ज्यादा बैकवर्ड है? हमें कैसे मालूम चलेगा? बोलोगे हमें Ka वैल्यू देख के मालूम चलता है। ये एक्चुअली जिस एसिड के लिए Ka वैल्यू ज्यादा होती है उसके लिए ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा एक्सटेंड तक होती है, और जिसकी Ka वैल्यू कम होती है उसके लिए इक्विलिब्रियम ज्यादातर बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक? तो इसका सीधा मतलब है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्गर है तो ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब कि एसिड H प्लस देना चाहता है और A माइनस उस H प्लस को लेना नहीं चाहता, वापस नहीं आना चाहता। समझ में आ गया? Ha का जो एसिड स्ट्रेंथ है वो H प्लस देने की टेंडेंसी है, और A माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ वही H प्लस लेने की टेंडेंसी और वापस पीछे आने की टेंडेंसी है। तो इक्विलिब्रियम तो किसी एक ही तरफ होगी ना, या तो फॉरवर्ड होगी या तो बैकवर्ड होगी। तो अगर एसिड स्ट्रॉन्गर निकला तो A माइनस को हम वीक बेस कहेंगे, और अगर एसिड वीक निकला, अगर इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ है,
तो उसको फिर हम बेस को स्ट्रॉन्गर बेस कहेंगे, हम कहेंगे कि उसकी H+ लेकर पीछे आने टेंडेंसी ज्यादा है। तो याद रखना, अगर एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो डेफिनेटली कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्ट्रेंथ और नेचर कम होगा। ये क्लियर हो गया। और बेसिक नेचर अगर कम है तो केबी वैल्यू कम होगी, और केबी वैल्यू का जो ऑर्डर आएगा पीकेबी का जस्ट रिवर्स ऑर्डर आएगा। ठीक, यानी केबी वैल्यू कम होने का मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ का कम होना, और पीकेबी उसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर होता है। अब आते हैं स्टेबिलिटी पे, सुनो बात को ठीक से। के वैल्यू को देखकर आप ये मालूम कर सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है। इसी तरह से आप एक कॉन्सेप्ट और यूज कर सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस A- जितना ज्यादा स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम को अपनी तरफ खींचेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हम कहेंगे कि Ha उतना स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं हम कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी से रिलेट कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि, ध्यान देना, हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आ रही है? कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है, ये कह सकते हैं। तो याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल वही होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर वही होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो ये कुछ आपने बेसिक चीजों को समझा। अब कुछ और बातों को समझो। देखो, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है। ये एसिड और H+ निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस है, इसको एक पेयर की तरह कहते हैं। और इनकी इन सभी वेरिएबल्स में कुछ और रिलेशंस आपको याद रखने हैं। क्या है वो? Ka इंटू Kb, ये इंटू का साइन है, यानी कि एसिड के Ka का कॉन्जुगेट बेस के Kb से अगर तुम मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो बनता है Kw। और तुम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम 11th में पढ़ा होगा, Kw जो होता है उसे कहते हैं हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहते हैं? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, Kw को। इसी तरह से Ka इंटू Kb अगर Kw के बराबर होता है तो मैथमेटिकली हमें सॉल्व कर सकते हैं कि अगर दोनों तरफ माइनस लॉग ले लोगे ना, माइनस लॉग, अगर पहली वाली इक्वेशन में दोनों तरफ माइनस लॉग लोगे तो ये बन जाएगा, देखो क्या, ये बन जाएगा माइनस लॉग Ka माइनस लॉग Kb इज इक्वल टू माइनस लॉग Kw। मैंने क्या किया, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw में दोनों तरफ माइनस लॉग लिया। ठीक, दोनों तरफ मैंने माइनस लॉग लिया, तो माइनस लॉग के जानते हो क्या बन गया? Pka बन गया। माइनस लॉग Kb क्या बन गया? बोलोगे Pkb बन गया। अब वो ऐड कर दो आप, है ना, Pk प्लस Pkb बन गया वो, और माइनस लॉग ऑफ Kw के बराबर आ गया जो कि Pkw है। तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि आपको रिलेशन याद रहने चाहिए कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के ये जो Ka, Kb, Pka, Pkb हैं, इनके बीच में क्या रिलेशन है। और Pkw क्या होता है? माइनस लॉग Kw। और Pka क्या होता है? माइनस लॉग Ka। और Pkb क्या होता है? माइनस लॉग Kb। ये मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। आगे डिस्कस करते हैं। देखो, मैं बता चुका हूं कि Ha अगर एसिड है और A- उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो अगर एक इसमें एसिड स्ट्रांग है तो कॉन्जुगेट बेस को वीक मानेंगे, और अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस को स्ट्रांग मानेंगे। आगे, अब यहाँ पे तुमसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, ये हो गया NH4 पॉजिटिव और उसके सामने NH3। तुम बता सकते हो इसमें किसको एसिड मानोगे, किसको कॉन्जुगेट बेस मानोगे? बोलोगे हमको ये लग रहा है कि NH4 पॉजिटिव से H+ निकला और NH3 बन गया, यही लग रहा है ना, NH4 पॉजिटिव ने H पॉजिटिव को डोनेट किया तो अमोनिया बन गया। तो NH4 पॉजिटिव को यहां हम एसिड मान के चल रहे हैं। ठीक, और अमोनिया को हम यहाँ उसका कॉन्जुगेट बेस मान के चल रहे हैं। हमने यही सीखा ना कि अगर कोई H+ दे सकता है तो H+ देने के बाद कॉन्जुगेट बेस बनाता है। अब इमेजिन करो कि अगर मैं आपको
अमोनिया का पीकेबी वैल्यू दे दूं 4.75, ठीक, ये आपको गिवन है, मान लो अमोनिया का पीकेबी वैल्यू गिवन है 4.75, और मैं आपसे पूछ रहा हूं अमोनियम NH4 पॉजिटिव का पीकेए बताओ। कैसे बताओगे? बोलोगे देखिए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, और अभी आपने नीचे एक रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है पीके प्लस पीकेबी इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू, ठीक। तो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि पीकेए प्लस पीकेबी की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए किसके बराबर? पीकेडब्ल्यू के बराबर होनी चाहिए। और पीकेडब्ल्यू की वैल्यू क्वेश्चन में अगर नहीं दी है तो उसको हम लोग जनरली 14 लेके चलते हैं 298 केल्विन पे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ये हम लेके चलते हैं, तो हम इसमें 14 लेके चल रहे हैं पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 29 केल्विन पे। नहीं दिया हो तो ये लेके चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इसका मतलब इसको हम 14 में से 4.75 माइनस करके निकाल लेंगे। अगर मेरे को पीके या पीकेबी में कोई एक वैल्यू पता है एसिड बेस कॉन्जुगेट की, तो दूसरी वैल्यू निकल जाएगी, ये हमें मालूम चल गया। और देखो इतना समझ में आ गया आपको, ये घबराने की जरूरत नहीं है। इसको या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या मैं इसका पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगा। लेना चाहो तो ले लो स्क्रीनशॉट, हालांकि मैं पीडीएफ भी बना के सेंड कर दूंगा इसकी क्लास के बाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में क्या समझा रहा हूं उसको देखो। ये तो हमने देखा कि HA ने H पॉजिटिव दिया और A नेगेटिव बना, कॉन्जुगेट बेस बना। एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये हम लोगों ने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि कॉन्जुगेट बेस जो है A नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा HA एसिडिक होगा, इक्विलिब्रियम उतना ही फॉरवर्ड शिफ्टेड होगा, टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव उतना ही ज्यादा होगा। जनरली कॉन्जुगेट बेस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। जब H प्लस निकलता है तो जनरली जो चीजें बनती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, हमेशा नहीं होती हैं। लेकिन पीछे मैंने बताया था ना एक एग्जांपल अमोनियम वाला, मैंने वहां समझाया था कि जो ये अमोनियम है जब ये H पॉजिटिव देगा तो वो नेगेटिव तो बना नहीं, वो तो अमोनिया बना, न्यूट्रल बना। तो जनरली ऐसा होता है कि H पॉजिटिव निकलने पे नेगेटिव कॉन्जुगेट बनता है, लेकिन अगर वो पहले से ही पॉजिटिव है और उसने H पॉजिटिव दिया तो न्यूट्रल कॉन्जुगेट बेस भी बनता है। ठीक, आगे देखें। अब देखो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है। तो भैया जो कॉन्जुगेट बेस है, जो नेगेटिव आयन है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे जस्टिफाई करोगे आप? तो हमारा टारगेट अभी पढ़ना है नेगेटिव आयंस की स्टेबिलिटी को कैसे देखी जाती है। तो सुनते जाओ फटाफट। कुछ फैक्टर्स मैं बता रहा हूं। पहला फैक्टर है अलोंग अ पीरियड। अगर आपके सामने जो क्वेश्चन है उसमें जो एटम इन्वॉल्व हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के हैं, ठीक, या सेम एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम होल्डिंग नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। आप ये कह सकते हैं। मतलब ये कि जो नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज है वो किस एटम पे है उसको ऑब्जर्व करो। देखो सी नेगेटिव पे है, CH3 नेगेटिव में, NH2 नेगेटिव पे है, N नेगेटिव, और OH नेगेटिव में O पे नेगेटिव है, और F नेगेटिव में F पे ही नेगेटिव है। तो जो एटम नेगेटिव को होल्ड कर रहा है वो एक ही पीरियड का है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है। कार्बन से ज्यादा, नाइट्रोजन से ज्यादा, ऑक्सीजन से ज्यादा F इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मैंने यहां बताया कि ऐसे में हम ये कहते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन बियर नेगेटिव चार्ज इजीली। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव को आसानी से रख लेगा और ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये तुम लोग को मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दिया। ठीक है, सी नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव, F नेगेटिव, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने देखा। एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ आपको दिया, आपको एक और क्वेश्चन दिया मैंने। देखो CH3 CH2 नेगेटिव, CH2 डबल बॉन्ड C नेगेटिव, एंड CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ये एक और क्वेश्चन दिया मैंने। और इन तीनों की भी स्टेबिलिटी आपको बतानी है।
इस क्वेश्चन में क्या है कि जो सी पे नेगेटिव है पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में, तीसरे वाले केस में सी पे नेगेटिव है भाई, ठीक। क्या वो सारे के सारे कार्बन एक जैसे हैं? तो नहीं। मुझे उम्मीद है आपको इतना तो समझ में आता होगा कि पहले वाले कार्बन को अगर देखें तो पहले वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक। अगर तुमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता है तो मुझे बता देना, तो मैं अपना लेक्चर सेंड कर दूंगा हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो CH2 नेगेटिव पहले वाले केस में जो कार्बन पे नेगेटिव है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। दूसरे वाले में जो कार्बन पे नेगेटिव है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और तीसरे वाले में जिस कार्बन पे नेगेटिव है वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। और हमें ये बात पता है कि एज फार एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंसर्न, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा sp2 की होती है और sp2 से ज्यादा sp की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैंने बोला अगर सेम एटम पे नेगेटिव चार्जेस हैं या अगर एक ही पीरियड वाले एटम पे नेगेटिव चार्जेस हैं तो वहां पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो आसानी से नेगेटिव को रखेगा, ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ आप कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबिलिटी आ गई। तो आपने देखा कि नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी निकालने का एक तरीका तो हमने यहाँ ऑब्जर्व किया, पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट देखो, अब जब हम ग्रुप की बात करते हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हैं, तो वहां पे साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है और वहां पे साइज ज्यादा मैटर करता है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि पीरियोडिक टेबल को जब आप ऑब्जर्व करते हो और आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो वहां पे चार्ज फैक्टर ज्यादा मैटर करता है देन साइज फैक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मैटर करती है देन साइज के वेरिएशन से। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आते हो ग्रुप में, वहां पे साइज ज्यादा मैटर करता है, साइज का वेरिएशन ज्यादा मैटर करता है देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जनरली अपने दिमाग में इस बात को डालो कि जब आप किसी भी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे अलोंग अ पीरियड तो वहां पे चार्ज फैक्टर ज्यादा मैटर करेगा, उसी को मेन बेस बनाएंगे आंसर देने में। और जब आप ग्रुप में कोई प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहां पे साइज ज्यादा मैटर करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वहां पे आप नहीं सोचेंगे, ठीक। तो जब मैं ग्रुप में स्टडी कर रहा हूँ, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, जब मैं ग्रुप में स्टडी कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को नहीं देखूंगा, ध्यान देना। यहाँ पे मुझे पता है कि इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव में वेरिएशन है, बट मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को न देखकर क्या देखूंगा, साइज का वेरिएशन, क्योंकि वो ज्यादा मैटर करता है। देखो, अगर कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो और एक से ज्यादा उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो आप उसमें ज्यादा ना उलझ के जो मेजर फैक्टर है उस पर ध्यान देना, ठीक। तो पहले वाले पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ध्यान दिया, हमने कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साइज को नहीं देखा। लेकिन ग्रुप में जब हम आ रहे हैं तो हम उसके साइज को देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखेंगे, ठीक। अब सुनो, कहां पर क्या देखना है ये जरूरी है, ध्यान देना। बोलोगे सर यहाँ साइज मैटर कैसे कर रहा है वो भी बता दो। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ। F माइनस पे भी नेगेटिव है, Cl माइनस पे भी नेगेटिव है, एक नेगेटिव है, Br नेगेटिव में भी एक ही नेगेटिव, I नेगेटिव में भी एक ही नेगेटिव है। सभी में -1 चार्ज है, सभी में चार्ज तो बराबर है भाई, बट साइज बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि छोटा एटम छोटे वॉल्यूम वाला है, उस पे नेगेटिव है। जब वही एटम बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव उतना ही होगा बट डेंसिटी कम हो जाएगी। तो एटम का साइज जितना बड़ा होगा उसमें जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका जो ओवरऑल डेंसिटी है, उसका जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पूरे वॉल्यूम में, वो कम होता चला जाएगा। तो आप ये देख रहे हो जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप आने पे, जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। और चार्ज की डेंसिटी डिक्रीज करने का मतलब है चार्ज फैल रहा है। चार्ज का लोकलाइज्ड होना, एक जगह इकट्ठा होना, एक तरह की अनस्टेबिलिटी है, मोटे तौर पे कह सकते हैं। और चार्ज जब डिस्पर्स करता है, फैलता है, ठीक, डीलोकलाइज करता है, डिस्पर्स करता है और चार्ज की डेंसिटी कम होती है तो फिर स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आप देख रहे हो ग्रुप में मैं क्या कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, इसलिए स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो डाउन द ग्रुप आने पे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, मैंने स्टेबिलिटी को चेक करने में क्या यूज किया, साइज एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो मुझे उम्मीद है आपकी दोनों बातें समझ में आ गई होंगी।
कि पीरियड वाले एटम इन्वॉल्व हैं तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना, तब आंसर देना स्टेबिलिटी का। सेम एटम इन्वॉल्व है तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना, और वहां पे हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस होगा डेफिनेटली, और वहां पे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्टिफाई कर सकते हो यूजिंग हाइब्रिडाइजेशन, स्टेबिलिटी मालूम कर लोगे। और जब ग्रुप की बात आएगी तो वहां पे साइज बढ़ने से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घटेगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसका यूज करेंगे आप। ठीक, तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अगर साथ में लिख रहे हो तो ठीक है, नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। हालांकि मैं इसका पीडीएफ बना के सेंड कर ही दूंगा ग्रुप में बाद में, अगर कुछ छूट छाट जाएगा तो। चलिए देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा वो है रेजोनेंस का पॉइंट। देखो, रेजोनेंस, रेजोनेंस का भी मेरा एक अलग से लेक्चर है। रेजोनेंस क्या होता है तो तुमको पता है कि किसी एक मॉलिक्यूल में पाई, पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन का एक एटम से दूसरे एटम तक डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस कहलाता है। ये आपको पता है। और कोई भी चार्ज जितना ज्यादा डीलोकलाइज करता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, जितना ज्यादा डीलोकलाइज करता है, जितना ज्यादा रेजोनेंस करता है, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती है, ऐसा हम जनरली जानते हैं। If negative charge participates in resonance, then due to delocalization of charge, stability increases. ठीक, more effective resonance of negative charge means more stability. अब देखो रेजोनेंस भी बराबर नहीं होगा, कहीं ज्यादा इफेक्टिव होगा कहीं कम इफेक्टिव होगा। तो दो बातें, जहां रेजोनेंस नहीं है उससे ज्यादा स्टेबल वो हो जाएगा जहां रेजोनेंस है। ठीक, और अगर दोनों में रेजोनेंस है तो वहां ये देखेंगे कि कहाँ कम रेजोनेंस है कहाँ ज्यादा रेजोनेंस है। तो देखो, जैसे मैंने एक आपको यहाँ कार्ब एनायन दिया, कार्ब एनायन का मतलब होता है कार्बन पे नेगेटिव, तो CH3 CH2 CH2 नेगेटिव, ये एक एल्काइल कार्ब एनायन है 3 कार्बन का। अगला जो है वो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2 नेगेटिव, इसको हम लोग कहेंगे एलाइल कार्ब एनायन। एलाइल क्यों भैया? बोल के एलाइल एक्चुअली क्या होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाले को हम एलाइल कहते हैं। ये जो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन है ये एलाइल कार्बन है। तो अगर एलाइल कार्बन पे नेगेटिव है तो उसको एलाइल कार्ब एनायन कहते हैं। ठीक, तो अगर मैं कहूं कि इन दोनों नेगेटिव कार्ब एनायंस की स्टेबिलिटी चेक करके बताओ, कहोगे कि पहले वाले में नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है पहले वाले केस में, लेकिन दूसरे वाले केस में कर रहा है। कैसे मालूम चला कर रहा है? बोलोगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज को देखो तो वो एक बॉन्ड छोड़कर पाई के साथ इन्वॉल्व है। एक तुमको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा, उसको उसमें एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है। तुम कह सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पाई के साथ ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, यानी कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आया? बोलोगे कि एक ऐसा केस है जहां नेगेटिव रेजोनेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पाई, और एक ऐसा केस है जहां पे नेगेटिव रेजोनेट नहीं कर पा रहा है, वहां स्कोप ही नहीं है रेजोनेंस का, ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई है ही नहीं। तो यहाँ तो बड़ी आसानी से आप आंसर दे सकते हो कि एलाइल कार्ब एनायन मोर स्टेबल होगा देन ऑर्डिनरी एल्काइल कार्ब एनायन। क्लियर हो गया पॉइंट? और सुनो, एक एग्जांपल और दे रहा हूं इसमें। देखो, अगर मुझसे पूछा जाए कि ये जो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन था उसको आपने एलाइल कार्बन कहा, और उस पर नेगेटिव आया तो आपने उसको एलाइल कार्बन आयन कह दिया, ठीक है। इसी तरीके से बेंजीन अगर है, ध्यान देना, इसी तरीके से अगर बेंजीन रिंग है और बेंजीन के बगल वाले कार्बन को अगर पूछा जाए क्या कहते हैं तो बेंजाइल कहते हैं, और वहां अगर नेगेटिव आएगा तो उसको बेंजाइल कार्बन आयन कहेंगे। इस बार मैं पूछना चाहता हूं कि एलाइल कार्ब एनायन और बेंजाइल कार्ब एनायन में कौन ज्यादा स्टेबल है? बेंजाइल कार्ब एनायन में कौन ज्यादा स्टेबल है? तो कहोगे इसमें कि नेगेटिव चार्ज दोनों में रेजोनेट कर रहा है। पहले वाले में नेगेटिव चार्ज केवल एक पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेट कर रहा है, दूसरे वाले में ध्यान से देखो नेगेटिव, फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई, फिर ऑल्टरनेट यानी एक छोड़कर पोजीशन पे पाई, फिर ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई, यानी कि दूसरे वाले केस में नेगेटिव,
पूरे रिंग पर रेजोनेट करेगा। तो जहां ज्यादा रेजोनेंस हुआ वहां नेगेटिव ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इस केस में बेंजाइल वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तुमको मालूम चल चुका है कि हम ये स्टेबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस को डील करेंगे तो वहां पर ये जानना जरूरी है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस जनरली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो फिलहाल हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पढ़ रहे हैं ताकि हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी निकालकर एसिडिक स्ट्रेंथ को आसानी से कंपेयर कर सकें थ्योरेटिकली। ठीक। अब एक तुमको फैक्टर और पढ़ा रहा हूं, फोर्थ फैक्टर। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा है तो वो डिक्रीज करता है स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज को, बिकॉज चार्ज डेंसिटी को बढ़ा देता है। जरा सोचो, कहीं नेगेटिव चार्ज पहले से ही था और तुमने उसके पड़ोस में, उसके बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, डोनेट करता है, रिलीज करता है। तो नेगेटिव तो पहले से ही हाई डेंसिटी वाला है भाई, इलेक्ट्रॉन की हाई डेंसिटी है, नेगेटिव है वो। अगर आप बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे तो वो तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ा देगा, और चार्ज की डेंसिटी बढ़ गई, चार्ज एक जगह इकट्ठा हो गया तो वो तो कम स्टेबल हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चार्ज की डेंसिटी को इंक्रीज करता है, इसीलिए स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दोगे जो अपनी तरफ खींच रहा है, और कहां लगा दोगे, नेगेटिव के बगल में, तो जहां नेगेटिव है उसके कहीं आसपास आपने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। तो लॉजिकली सोचो कि नेगेटिव जहां था वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी। अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बोलोगे उस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा तो चार्ज डेंसिटी को कम करेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी नेगेटिव चार्ज की बढ़ जाएगी अगर चार्ज डेंसिटी यहाँ घट जाए। तो आपको मैंने यहाँ फोर्थ फैक्टर पढ़ा दिया कि भैया अगर डोनेटिंग ग्रुप देख लेना तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बोलना कम हो गई, और विथड्रॉइंग ग्रुप देख लेना तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी को बोलना बढ़ गई। ठीक। अब इसी की बेसिस पे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। ये तीन मैंने एग्जांपल्स दिए हैं और इन तीन एग्जांपल्स में आपसे पूछा है कि कंपेयर करो उनकी स्टेबिलिटी। इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। देखो, जब भी कोई चीज कंपेयर कर रहे होते हो तो वहां पे हमेशा डिफरेंस से फोकस करना चाहिए। डिफरेंस क्या है, कॉमन को पहले सर्कल कर लो और डिफरेंस से फोकस करो। तो देखो, तुमको नहीं लग रहा है यहाँ पे कि कॉमन हमको क्या नजर आ रहा है, सी पे नेगेटिव, सी पे नेगेटिव, सी पे नेगेटिव, ये कॉमन है। ठीक। दूसरी बात, उसके बगल में एक और कार्बन का होना, एक और कार्बन का होना, एक और कार्बन का होना, ये कॉमन है। तो सी पे नेगेटिव और बगल में एक कार्बन का होना, ये तीनों में कॉमन है, तो मैंने सर्कल कर लिया जितना पार्ट कॉमन था। अब मैं डिफरेंस पे फोकस कर रहा हूं। पहले वाले में बगल में NO2 लगा है जो कि विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, NO2 हाईली विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। और दूसरे वाले में उस कार्बन के बगल में कुछ नहीं लगा है, उस कार्बन पे छोटे छोटे बेचारे H लगे हुए हैं, और H ना इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता है। H को हम मानते हैं ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। और तीसरे वाले केस में उस कार्बन के बगल में CH3 एल्काइल ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, इलेक्ट्रॉन पुश करता है एल्काइल ग्रुप। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पहले वाले में एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कमाल कर रहा है, तीसरे वाले में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपना कुछ इफेक्ट डाल रहा है, और दूसरा वाला जो केस है वो इन दोनों से हटके है। अब ये बताओ कि तुम नेगेटिव की स्टेबिलिटी जस्टिफाई करना चाहते हो, और तुमने पढ़ा है कि भैया अगर विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो मोर स्टेबल होगा, तो ये पहला वाला मोर स्टेबल हो गया, और तीसरा वाला जो है, जो डोनेटिंग वाला केस है, वो तो कम स्टेबल कर रहा है उसको, तो वो सबसे पीछे हो गया, और सेकंड वाला उनके बीच में है एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्न, जहां तक स्टेबिलिटी का सवाल है। तो तुम लोगों को मैंने नेगेटिव आयन की स्टेबिलिटी को जानने में ये चार मेन फैक्टर्स पढ़ा दिए जो आपको हेल्प करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो देखो नेक्स्ट। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि CH4, NH3, H2O और HF, इन सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। ठीक। इन सबकी क्या बताओ, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो यहाँ पे तुम क्या चेक करोगे बताओ, बोलोगे ये तो सर एक ही पीरियड का है, तो यहाँ तो हम सीधा सीधा चेक कर लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने पर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, और तुरंत आंसर दे देंगे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ है, यानी टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव है। क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, एक सॉल्व समझ में आ गया। और अब अगला एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, आपको पढ़ाया मैंने पीछे, कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी को बढ़ा के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, और डोनेटिंग उसका उल्टा कर देगा। तो जब तुम एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे होगे तो याद रखना, विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। और इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से। ये जो मैंने आपको 4 अल्कोहल दिए एक तरीके से, और ऐसा अल्कोहल जो बेंजीन के जस्ट बगल में OH लगा, उसको फिनॉल कहते हैं। ये चारों के चारों फिनॉल हैं। फिर चाहे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल करके दिया हो, या एक गोला बना दिया गया हो, एक ही बात है, वो बेंजीन रिंग है। तो याद रखना, ये सारे केसेस जो बेंजीन के बगल में लगे हुए OH हैं, ये सभी क्या है, फिनॉल हैं, और उसके डेरिवेटिव्स हैं। फिनॉल, ये जो थर्ड वाला है, ये एग्जैक्टली फिनॉल है, और बाकी सब उसके डेरिवेटिव माने जाएंगे, यानी कुछ और उसमें लगा हुआ है। तो अब ये बताओ, इसमें कॉमन तुम्हें क्या नजर आ रहा है? बोलोगे हमको तो यहाँ पे सभी में फिनॉल का ये इतना पार्ट कॉमन नजर आ रहा है। तो जरा उसको तुम सर्कल कर लो जो कॉमन तुमको नजर आ रहा है, ताकि तुम डिफरेंस को केवल एनालाइज कर सको। बोलोगे हमको इन चारों में डिफरेंस अब क्या दिखाई दे रहा है? NO2 का लगा होना, Cl का लगा होना। थर्ड वाले केस में वहां पर हम एक H एज्यूम कर सकते हैं, जो दिखाने की जरूरत नहीं है वैसे। और लास्ट वाले केस में CH3 है। आप कह सकते हैं कि NO2 हाईली विड्रॉइंग है, सबसे ज्यादा विड्रॉ कर रहा है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ इन चारों में। Cl भी विड्रॉइंग होता है, लेकिन NO2 से कम विड्रॉइंग होता है। थर्ड वाले में तो कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है स्पेशल डोनेटिंग विड्रॉइंग टाइप का। फोर्थ वाले में डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो डोनेटिंग तो एसिडिक कम करेगा ना भाई। तो इन चारों में सबसे कम किसका हो जाएगा? फोर्थ वाले का। और Cl और फिनॉल वाले केस में Cl वाले का ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, फिनॉल वाले का कम होगा। आपने बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसका आंसर दे दिया कि जो ज्यादा विड्रॉ कर रहा था वो ज्यादा एसिडिक था, जो कम विड्रॉ कर रहा था वो कम था, और जो डोनेट कर रहा था वो तो सबसे कम एसिडिक था। आपने अप्रोच को समझा कि जो कॉमन नजर आ रहा है उसको हटा के डिफरेंस को ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो इस तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ को तुरंत तुरंत जज कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, कोई भी आपको मैं अगर पेयर दूं कि भैया A और B में एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो, याद रखना कि हमेशा आप दो चीजों के एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर नहीं कर पाओगे, अनलेस कि वो किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो, किसी ऐसे फैक्टर पे बेस्ड हो जो आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़े हैं। ठीक, तो याद रखना, तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट, किसी ना किसी फैक्टर पर ही बेस्ड होंगे। रैंडम फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते जो तुमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फैक्टर्स पे ध्यान दो, एग्जांपल्स तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। चलो देखो नेक्स्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ये तो तुमने कई बार पढ़ लिया पीछे। अब जरा इसका एग्जांपल देके समझाता हूं मैं। देखो प्रीवियस स्लाइड में आपने क्या कॉन्जुगेट बनाया था आंसर देते समय? ध्यान से देखना, क्वेश्चन था एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। और क्या आपने इन एसिडिक स्ट्रेंथ को सॉल्व करते समय कॉन्जुगेट बनाया? नहीं बनाया। आपने तुरंत ऑब्जर्व कर लिया कि पहले वाले केस में भैया एक पीरियड में है सब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करके आपने आंसर दे दिया तुरंत बिना कॉन्जुगेट बनाए। और दूसरे वाले एग्जांपल में आपने देखा विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग ग्रुप, और तुरंत आपने आंसर दिया बिना कॉन्जुगेट बनाए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, यानी कि हो सकता है कि हमें कॉन्जुगेट बनाने की भी जरूरत पड़ जाए। जैसे देखो, अब मान लो कि मेरे को ये दो एसिड दिए हैं। पहला वाला है एक कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OOH, इसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। और नीचे वाला तो खुद ही फिनॉल है, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। कार्बोलिक एसिड फिनॉल कहलाता है। दोनों का नेचर एक्चुअली एसिडिक होता है। बट मेरा यहाँ इंटरेस्ट है ये जानने में कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कैसे कंपेयर करूं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों के OH से लगा हुआ जो H है उसको हटाकर कॉन्जुगेट बनाएंगे, और कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। जिसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल होगा उसका करस्पॉन्डिंग एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, तो देखो
मैंने क्या किया, पहले वाले केस में OH का H हटा दिया, ठीक, तो वहां O पे नेगेटिव आ जाएगा ना भाई। जब तुम H प्लस उसका हटा दोगे, O का H प्लस हटा दोगे, तो O पे नेगेटिव आएगा। और तुम ये देख रहे हो कि ये तो O का नेगेटिव एक्चुअली रेजोनेट कर रहा है। कैसे? O नेगेटिव और बगल में ऑल्टरनेट पोजीशन पे पाई है, तो एक O का नेगेटिव यहाँ पाई में कन्वर्ट होके दूसरा वाला पाई O पे नेगेटिव आ जाएगा। ये मैंने दो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, ये दिखाने के लिए कि जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन पे रेजोनेट कर रहा है। मतलब अकेला ऑक्सीजन उसको बियर नहीं कर रहा है, उस नेगेटिव को दो ऑक्सीजन मिलकर बियर कर रहे हैं, और ऐसे में स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक, अगले वाले केस में देखो, फिनॉल वाले केस में देखो, जब फिनॉल का O का H हटा दोगे तो फिनॉक्साइड बनेगा, O नेगेटिव हो जाएगा। हालांकि ये भी रेजोनेंस करेगा पूरे रिंग के साथ, और इसमें कई सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे। पहले वाले केस में केवल दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने हैं, बट फिनॉक्साइड में कई सारे बन जाएंगे। आप देख लो, O पे नेगेटिव है और वो अब बगल में पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका जो कॉन्जुगेट पोजीशन वाला पाई है वो दूर नेगेटिव में बन जाएगा कन्वर्ट होके ऐसे। तो पहले वाले से सेकंड बन गया, है ना। अब वो जो नेगेटिव आया बगल में कार्बन पे, वो फर्दर पाई में कन्वर्ट होगा जस्ट बगल में, और जो उसके जस्ट बगल वाला पाई था वो नेगेटिव में। तो यहाँ यही तो होता है, लोन पेयर या नेगेटिव अपने बगल में पाई बन जाता है, और पाई दूर जाके नेगेटिव या लोन पेयर बन जाता है। फिर जो थर्ड स्ट्रक्चर है, उसमें ये जो नेगेटिव है वो अपने जस्ट बगल में पाई में कन्वर्ट होगा, और पाई जाके अगले कार्बन पे नेगेटिव बन जाएगा ये। और फोर्थ वाला फिर वापस फिफ्थ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो बगल में पाई बन जाएगा, और जो पाई था वो वापस ऑक्सीजन पे नेगेटिव बन जाएगा। आपने देखा कि आपने देखा कि इसमें कई सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने फिनॉक्साइड में, लेकिन इतने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने के बावजूद ऊपर वाला जो कॉन्जुगेट है वो ज्यादा स्टेबल है। तो अब यहाँ तो कंफ्यूजन क्या होता है, अगर आपने ये पढ़ा है या ये समझा है कि हमेशा ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अगर ऐसा पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर है बट वो इक्विवेलेंट है। तो अगर कोई ऐसा रेजोनेंस है जिसमें सभी स्ट्रक्चर उसके इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फिनॉक्साइड वाले केस में सारे तो एक जैसे नहीं है ना भाई। पहले वाले में O पे नेगेटिव है, लेकिन बाकी में तो कार्बन पे नेगेटिव है ना, और कार्बन पे नेगेटिव बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता O के मुकाबले। ठीक, और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स भी इसके नहीं है, यानी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी में। तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन गए बट ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ध्यान दो। तो फिनॉक्साइड में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के बावजूद वो कार्बोक्सिलेट, जो कार्बोक्सिलिक से बना है नेगेटिव आयन, इसको कार्बोक्सिलेट कहेंगे। तो कार्बोक्सिलेट आयन का रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा देन फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्साइड और कार्बोक्सिलेट में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ भाई? बोलोगे कि कार्बोक्सिलेट ज्यादा स्टेबल हुआ। इसीलिए कौन ज्यादा एसिडिक हुआ? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक हुआ देन फिनॉल। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। हालांकि मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये जो मैंने कार्बोक्सिलेट के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए थे, रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाया जाता है? आपको पता है कि जिन मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस होता है उनका जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और रेजोनेंस हाइब्रिड में हम क्या दिखाते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन को सम अप कर देते हैं। तो देखो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलेट आयंस में दोनों ऑक्सीजन पे बारी बारी से नेगेटिव दिखाया गया है, लेकिन जब हाइब्रिड बनाओगे तो उसमें ऐसे दिखाओगे, पाई को किसी एक जगह नहीं दिखाओगे, ये दिखाओगे कि दोनों जगह पाई था, डॉटेड लाइन से दिखाओगे, डॉटेड लाइन से, कि दोनों जगह पाई था बारी बारी से, और नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पे बारी बारी से था। तो इस तरीके से जो हम प्रेजेंटेशन देते हैं उसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से पाई नहीं शो करते हैं। हम बस ये कर देते हैं शो डॉटेड से कि भैया दोनों जगह पाई था और नेगेटिव दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। यह है रेजोनेंस हाइब्रिड। इस तरीके से तुम फिनॉक्साइड का भी रेजोनेंस हाइब्रिड दिखा सकते हो। कैसे दिखा सकते हो? तो ऐसे देखो,
ये दिखा सकते हो कि O से लेकर पूरे रिंग पर ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था। ठीक, तो वहां पे तुम O पे पार्शियल नेगेटिव और पूरे रिंग पे ऐसे दिखा दो डॉटेड बनाकर कि यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव था। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें प्रॉपर पाई नहीं शो किया गया होता। ठीक, और यहाँ तुम इसको ऐसे भी कह सकते थे कार्बोक्सिलेट वाले में कि जो नेगेटिव चार्ज था वो पार्शियली दोनों ऑक्सीजन पे था, है ना। दोनों ऑक्सीजन CO में डॉटेड बॉन्ड बना दो, डॉटेड बॉन्ड बना दो, और दोनों ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव दिखा दो, क्योंकि फुल नेगेटिव तो एक ही किसी भी दिखा सकते हो। तो इस तरीके से पार्शियल चार्ज दिखाने पर हम उसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अल्टीमेटली आपने यहाँ पे क्या क्या सीखा? आपने देखा कि कार्बोक्सिलेट और फिनॉल में जब मुझे एसिडिक के साथ कंपेयर करना हुआ तो मैंने पाया कि H हटाने के बाद मैं कॉन्जुगेट बनाऊंगा और उसकी स्टेबिलिटी को चेक कर लूंगा। फिनॉक्साइड और कार्बोक्सिलेट आयंस में, फिनॉक्साइड में ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ हैं वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग नहीं थे, कुछ खास मतलब नहीं था उनका। ठीक, लेकिन कार्बोक्सिलेट के दोनों ही हाईली कंट्रीब्यूटिंग है। मैंने बोला कि जिन स्ट्रक्चर्स में इक्विवेलेंट, एकदम एक जैसे दिखने वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो ज्यादा, वो भले ही गिनती में कम होते हैं लेकिन वो ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग और ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अल्टीमेटली कार्बोक्सिलेट आयन फिनॉक्साइड से ज्यादा स्टेबल निकला, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है। और थोड़ी बहुत मैंने बातें रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में भी आपको बता दी। ठीक, ज्यादा जानना होगा तो मेरे रेजोनेंस वाले लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा रेजोनेंस के लिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखें। अब मैं तुम लोगों को यहाँ दिखा रहा हूं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो तीन एग्जांपल्स मेन है जो आपसे पूछे आते हैं, बस वही मैं डिस्कस करूंगा। तो हाइड्रोजन, मैंने लिखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब कि वो इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। भाई अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल इंक्रीज कर रही होती तो मैं लिखता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर डिक्रीज कर रही होती तो मैं लिखता डिक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। अफेक्ट लिखा है मैंने, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों तरीके से अफेक्ट करती है, या तो डिक्रीज कर सकती है एसिडिक स्ट्रेंथ को, या तो इंक्रीज कर सकती है। अब कहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाता है वो मैं तुम्हें डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना अच्छी तरह से। देखो, जैसे Ha को तुमने कहा कि ये एसिड है, तुमने Ha को क्या कहा, एसिड है। और जब उसने H+ दे दिया तो तुमने जो नेगेटिव बना उसको तुमने कहा कॉन्जुगेट बेस है। एच बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग या तो एसिड में इन्वॉल्व हो रही होगी या तो कॉन्जुगेट बेस में इन्वॉल्व हो रही होगी, यानी या तो H+ निकलने से पहले इन्वॉल्व हो रही होगी या तो H+ निकलने के बाद इन्वॉल्व हो रही होगी। तो H बॉन्डिंग कहां पर है ये आपको देखना रहता है। तो उसमें दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन क्या, कि अगर आपको लग रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग एसिड में है, मतलब H निकलने से पहले ही है। इंट्रामोल का मतलब समझते हो ना, विद इन दी मॉलिक्यूल जो H बॉन्डिंग होती है, मॉलिक्यूल के अंदर जो H बॉन्डिंग होती है, दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं, दो मॉलिक्यूल के बीच में नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर, ये हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। तो अगर एसिड में इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगी भाई, वो H निकलने में दिक्कत क्रिएट करेगी। वो जो निकलने वाला H है वो बेचारा फंस जाएगा H बॉन्डिंग में, तो निकलने नहीं चाहेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। ठीक, यही इसका उल्टा सोचो, अगर एसिड में H बॉन्डिंग ना होकर कॉन्जुगेट बेस में हो जाए, जो होती है कहीं कहीं, तो दूसरा पॉइंट ये कि इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इन कॉन्जुगेट बेस, सेकंड केस। अगर कॉन्जुगेट बेस H निकलने के बाद इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग का असर दिखाई दे रहा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा भाई, क्योंकि वो कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर देगा। तो आपने दो बातें देखी, H निकलने से पहले अगर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में फंस गया H, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और H निकलने के बाद अगर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग का असर है
तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, जैसे एक बेहतरीन एग्जांपल होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कहते हैं इसको। फिनॉल है और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो है, और इसे कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है बोर्ड में, बहुत बार पूछा गया है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, ठीक। तो कॉन्जुगेट बनाने से पहले ही हमें समझ में आ रहा है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का O का H और NO2 का O बहुत करीब है आपस में, और H बॉन्डिंग बना लेगा। NO2 का O जो है वो पार्शियल नेगेटिव होगा और OH का H पार्शियल पॉजिटिव होगा, और उनके बीच के अट्रैक्शन को हम नाम देंगे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। तो आपने देखा कि ये H अभी निकला भी नहीं था बेचारा, और वो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग में फंस गया, यानी उसके अट्रैक्शन में आ गया। तो जब वो निकलने से पहले ही इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग के अट्रैक्शन में आ गया, तो वो निकलना नहीं चाहेगा। ऐसे में एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। लेकिन पैरा वाले में क्या है, पैरा वाले में क्या है कि ये इतना दूर होता है कि यहाँ पे इस तरह का आप इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है ये नहीं सोच सकते, और नहीं होता है। यहाँ पे ये नहीं सोच सकते, नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि यहाँ हमने कॉन्जुगेट बेस तो बनाया ही नहीं, यहाँ तो हमने H प्लस को हटाया ही नहीं, हम तो सीधा सीधा पहचान गए कि H प्लस हटने से पहले ही H बॉन्डिंग का हिस्सा हो गया। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर लगा, बोलोगे फर्स्ट वाला फैक्टर लगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला फैक्टर लगा, ठीक। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में आप समझ सकते हैं कि OH का H और NO2 का O ये आपस में H बॉन्डेड होता है, और इसीलिए वो कम एसिडिक होता है। तो इसको मैंने नाम दिया ए, दूसरे को नाम दिया मैंने बी, और मुझसे पूछा गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। तो मैंने कहा कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी, यानी ए वाले में कम है। क्यों? ड्यू टू एच बॉन्डिंग। यहाँ पे मैंने आपको एक बात लिखी है, समझ लो उसको। वी आर नॉट कंपेयरिंग कॉन्जुगेट बेस here because before ionization of H positive, acidic hydrogen is trapped in chelate ring. chelate ring एक्चुअली ये जो H बॉन्डिंग के बाद बनती है ना, ये देखो ये जो रिंग बन चुकी है, ये रेड डॉट जो मैंने शो किए हैं इसको, और जो पहले वाले जो बॉन्ड है उसको देखो, तो ये वाली जो रिंग बनची है इसे हम लोग किलेट रिंग कहते हैं। तो इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्ड जब लगता है तो वहां किलेट रिंग बन जाती है, इसको किलेट रिंग कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ बताया कि किलेट रिंग बनने की वजह से ये जो एसिडिक एच था वो ट्रैप हो चुका है, और इसीलिए उसकी आयनाइजेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? उसकी आयनाइजेशन टेंडेंसी कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पैरा नाइट्रोफिनोल में ऑर्थो वाला कम एसिडिक होता है ड्यू टू एच बॉन्डिंग। आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान सुनना है इसमें। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये है बेंजोइक एसिड। जब बेंजीन पे COOH लगा हो तो ये बेंजोइक एसिड होता है, और ऑर्थो पोजीशन पे मैंने हाइड्रोक्सी लगा रखा है। OH और COH में COH मेन ग्रुप होता है, इसीलिए हम इसको एसिड मानेंगे, अल्कोहल नहीं मानेंगे, है ना। और OH को अल्कोहल की जगह हम उसको हाइड्रोक्सी ग्रुप मानेंगे। तो पहला वाला केस है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा है हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और सेकंड जो केस है वो उसको कहेंगे हम लोग ऑर्थो पोजीशन पे मिथॉक्सी लगा है, CH3O कहते हैं हम लोग, मिथॉक्सी। तो ये हो जाएगा ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब ध्यान सुनो। हमें ऐसा लगता है इन दोनों में, जब हमसे पूछा कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो हमें ऐसा लगता है कि दो दो OH हैं तो वो आपस में H बॉन्ड बना लेंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखो पहले वाले केस में ऐसा लग रहा है कि COOH का HO के साथ बॉन्ड बना लेगा, ऐसा लग रहा है, और OH का H उसके O के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जब तुमको ऐसा लगे कि इस तरह से क्रॉस हो रहा है H बॉन्डिंग, उसका H इसका O, इसका H उसका O, जब क्रॉस हो रहा है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एज बॉन्डिंग नहीं है। उसके बदले जरा इसको ऐसे सोचो आप,
COH का अगर H हटा दूं मैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि अगर मैं बेंजोइक एसिड जो पहला वाला है उसके COOH का H हटाकर उसको कंप्लीट O नेगेटिव बना दूं और तब मैं देखूं कि बगल वाले OH के साथ H बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग होगी, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पहले वाले में तो दोनों OH पे पार्शियल चार्जेस होंगे, है ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव ऐसे चार्जेस होंगे, लेकिन H जब हट गया तो वो तो कंप्लीट नेगेटिव वहां आ गया, एक तरीके से चार्ज ज्यादा है, तो ये जो कंप्लीट नेगेटिव O पे है वो H के साथ ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड बनाएगा, है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि पहले वाले H बॉन्ड को हम इग्नोर करते हुए सेकंड H बॉन्ड जो बना है आफ्टर H प्लस रिमूवल, H प्लस हटने के बाद, ये ज्यादा स्ट्रांगर होगा। तो यहां पर मैं H निकालने के बाद उसे कंसिडर कर रहा हूं, ध्यान देना। इससे प्रीवियस वाले में H निकलने से पहले ही हमने H बॉन्डिंग किया था कंसिडर, क्योंकि वहां पे ऐसा लफड़ा नहीं था ना कि ये क्रॉस हो रहा है, इसका H इसका O और इसका H इसका O, ऐसा क्रॉस नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है तो हमने क्या किया, एक का H हटा दिया, अब वो परफेक्ट वे में ज्यादा स्ट्रॉन्गर H बॉन्ड बन रहा है। लेकिन क्या सेकंड वाले केस में भी ऐसा हो सकता है? क्या सेकंड वाले केस में भी H हटाने के बाद H बॉन्डिंग बन सकती है? तो ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O H हटा दिया मैंने, कॉन्जुगेट बना लिया, O नेगेटिव बना लिया, और बगल में क्या लगा हुआ है, OCH3 लगा हुआ है। आपको लग रहा है कि इसका O और कार्बन का H आपस में H बॉन्ड बनाएगा? तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो O नेगेटिव के साथ जो H आप बॉन्डेड करते हो वो H खुद FON ऐसे एटम से अटैच होना चाहिए, कार्बन से अटैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ H बॉन्डिंग नहीं है भाई। तो ये क्वेश्चन कैसा बना? बोलो, ये क्वेश्चन बना कि H निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस है, H निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस है वहां H बॉन्डिंग का असर देखा जा रहा है, क्योंकि H निकलने से पहले H बॉन्डिंग कुछ खास नहीं थी वहां पे। ठीक, अब मुझे उम्मीद आपको आंसर मिल गया होगा। पहले वाले को हमने कहा था ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, दूसरे वाले को हमने कहा था ओ मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। मेरा क्वेश्चन था कि कौन ज्यादा एसिडिक है, आपको आंसर मिल गया। पहले वाले केस में कॉन्जुगेट बेस में H बॉन्डिंग लग रही है, पहले वाले केस में कॉन्जुगेट बेस में H बॉन्डिंग लग रही है, दूसरे वाले में नहीं लग रही है। तो जब कॉन्जुगेट बेस में H बॉन्डिंग लगती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। इसका मतलब कि यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ पहले वाले केस में ज्यादा है देन दूसरे वाले केस के मुकाबले। तो आपको मैंने दो एग्जांपल दिए, एक एग्जांपल दिया मैंने ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल का, वहां पे H निकलने से पहले ही H बॉन्डिंग इन्वॉल्व थी। एक मैंने एग्जांपल दिया O हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड O मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ H निकलने के बाद H बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। और अब अगर तुम्हारे को दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे क्या लगाना है, कब पहले लगाना है कब बाद में लगाना है, ऐसी उलझन हमें हो रही है, तो ध्यान दो, H बॉन्डिंग आप किसी नए क्वेश्चन में नहीं लगा पाओगे। तो बेहतर है कि जितने एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगा आप उन एग्जाम्पल्स में उनको याद रखो कि कहां पर, और बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है एच बॉन्डिंग के, दो मैंने करा दिए, एक और कराऊंगा मैं, बस यही दो तीन एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं एच बॉन्डिंग वाले, क्योंकि ये जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है। एच बॉन्डिंग एक जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप हर जगह उसको अप्लाई करते रहोगे साइंटिस्ट बन के। तो साइंटिस्ट बनने की कोशिश मत करना कृपया करके, जितना बताया जा रहा है जहां पे उस तरीके से उसको याद रखो, प्लॉसिबल रीजन की तरह। ठीक, ये एज अ फैक्टर की तरह नहीं कि अब हमने एच बॉन्डिंग पढ़ लिया उसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं। कहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल वाले में ऑर्थोनाइट्रोफिनोल कम एसिडिक था, क्यों? क्योंकि वहां एच निकलने से पहले ही एच बॉन्डिंग लग रही थी, ये रीजन की तरह याद रखो वहां पे। और इस केस में ओ हाइड्रोक्सी और ओ मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड वाले केस में एच निकलने के बाद एच बॉन्डिंग लग रही है, तो एज अ रीजन इसको याद रखो। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगला, इसमें सोच के देखो जरा, तो बोलोगे कि इसमें अगर हम सोचें तो ये तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है, सेकंड वाला, और पहले वाले में आपने दो दो OH बगल में लगा रखे हैं, तो इसमें भी हमें ये समझ में आ रहा है कि
H निकालने के बाद हम H बॉन्डिंग सोचेंगे, नहीं तो वही वाला केस बनेगा ना कि पहले वाले का H, दूसरे वाले का O, दूसरे वाले का H, पहले वाले का O। तो यहाँ पे H निकलने से पहले H बॉन्डिंग है ये ना सोच के बाद में है ये सोचो, और फिर आंसर दो। ध्यान से देखो, मैं पहले वाले का कॉन्जुगेट बना रहा हूं, मैं A का कॉन्जुगेट बना रहा हूं। देखो कैसे बना रहा हूं, मैंने COOH का H हटा दिया, ध्यान सुनना, मैंने COOH का H हटा दिया, और आपको पता है उसमें एक तरफ C डबल बॉन्ड O होगा और एक तरफ O नेगेटिव होगा, लेकिन वो तो रेजोनेट करेगा ना, यानी कि पाई बॉन्ड तुम्हें पता है कि वो एक्चुअली दोनों पर डीलोकलाइज करेगा, तो मैं से उसको डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं। और वो जो ऑक्सीजन था उस पर कंप्लीट नेगेटिव नहीं, उस पर पार्शियल नेगेटिव एक पर और पार्शियल नेगेटिव दूसरे पर आ जाएगा। तो मैंने देखो इस H को हटा दिया, और वहां जो O नेगेटिव आता उसको मैंने दोनों ऑक्सीजन पे पार्शियल करके दिखा दिया। ऐसा ही तो होगा ना आफ्टर रेजोनेंस वो। और उसके बगल में दो OH थे, एक इधर लेफ्ट में एक राइट में, दो OH थे, ठीक। तो उसमें क्या हुआ, O नेगेटिव, एक जो O पार्शियल नेगेटिव है वो एक H को अट्रैक्ट करेगा एक तरफ से, और दूसरा वाला जो O नेगेटिव है वो दूसरे वाले H को अट्रैक्ट करेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्गर H बॉन्डिंग, मतलब दो दो तरफ से H बॉन्डिंग हुई है, दो दो किलेट रिंग बनी है, ठीक। लेकिन बी वाले केस में अगर आप देखोगे, तो बी वाले केस में इसको मैं क्या है, पाई बॉन्ड को ना छोड़ के गोला बनाता हूं बीच में, उसको बना सकते हैं हम लोग। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ऐसा दिखाया मैंने, और एक तरफ OH है ये दिखाया, और इस पे अट्रैक्शन दिखाया, तो एक के लिए एक तरफ से उसमें अट्रैक्शन है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि कहां पर ज्यादा इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हुई है, कहां ज्यादा एक्सटेंसिव एच बॉन्डिंग हुई है, तो पहले वाले केस में, और H निकलने के बाद हुई है, कॉन्जुगेट बेस में हुई है। कॉन्जुगेट बेस में अगर H बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो रही है तो मैंने कहा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, यानी यहां भी आप कह सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ A वाले का B वाले के मुकाबले ज्यादा होगा, और यहां भी आपने H बॉन्डिंग को यूज किया सक्सेसफुली, ठीक। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैंने आपको कई सारे फैक्टर्स डिस्कस किए कि एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कई फैक्टर्स से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन एच बॉन्डिंग को एक जनरल फैक्टर मत मान लेना। ये बस कुछ एग्जांपल्स याद रखो कि कहाँ कहाँ पे एच बॉन्डिंग लगी थी, बस उन एग्जांपल्स को आपको याद रखना है। जैसे डोनेटिंग और विड्रॉइंग ग्रुप वाला जो फैक्टर है वो बहुत अच्छा फैक्टर है। अगर डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, और अगर विड्रॉइंग लगा है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। वो बहुत अच्छा फैक्टर है, और वो एज अ फैक्टर काम करेंगे, उसमें एक्सेप्शंस नहीं आते हैं। चलिए देखिए, एक एग्जांपल मैं और आपको दे रहा हूं एच बॉन्डिंग का, ध्यान से सुनना। पहले वाले और दूसरे वाले का अगर तुम IUPAC देखोगे तो सेम आएगा। देखो क्या है, पहले वाला ये COOH ग्रुप है, फिर सेकंड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन, फिर COH। इसका मतलब इसका तुम जब IUPAC लिखोगे जानते हो क्या आएगा, ये आएगा 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और 1 पे और 4 पे ओइक एसिड है, और 2 पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग कहेंगे ब्यूट, ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक एसिड, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ब्यूट 2 पे इन 1 4 डाई ओइक एसिड। दूसरे वाले का भी सेम नाम आएगा भाई, COH एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 4 कार्बन हो गए, 2 पे इन है, तो ब्यूट 2 इन, और 1 पे भी ओइक एसिड, 4 पे भी ओइक एसिड, भैया इसका भी वही नाम है। आप देखो दोनों के दोनों का IUPAC सेम है, ब्यूट 2 इन 1 4 डाई ओइक एसिड। तो दोनों का IUPAC सेम है, नहीं दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। याद रखना, अगर IUPAC सेम होता है तो स्ट्रक्चर सेम होता है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, तो भैया डिफरेंस क्या है? बोले डिफरेंस ये है कि पहले वाले केस में जो C डबल बॉन्ड C है उसमें एक ही तरफ दोनों H हैं, और डबल बॉन्ड के दो फेस होते हैं, दो फेस होते हैं, तो एक सेम फेस पे दोनों H हैं और सेम फेस पे दोनों COH हैं। पहले वाला केस, इसको हम लोग सिस आइसोमर कहते हैं, सिस आइसोमर। डबल बॉन्ड के एक फेस पे अगर दोनों चीजें सेम है तो सिस आइसोमर कहेंगे। और पहले वाले का जो कॉमन नेम होता है वो कहलाता है मैलिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं मैलिक एसिड, मैलिक एसिड।
इसका मतलब ब्यूट 2-इन-1,4 डाई ओइक एसिड के सिस आइसोमर को हम कहते हैं मैलिक एसिड, और उसी ब्यूट 2-इन-1,4 डाई ओइक एसिड के ट्रांस आइसोमर को हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो मैं तुम्हें यहाँ पे मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड के बारे में बता रहा हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बोलोगे एक सिस और एक ट्रांस है। तुम्हें पता है एक सिस और एक ट्रांस है तो उनको आपस में क्या कहेंगे? बोलोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहेंगे। तो ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड को आपस में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में स्ट्रक्चर सेम माना जाता है, आईयूपीएसी सेम होता है, बस डबल बॉन्ड के आसपास ओरिएंटेशन अलग होता है। दोनों में डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ओरिएंटेशन अलग है सिस और ट्रांस में, बट स्ट्रक्चर आईयूपीएसी एक जैसा है। अब आते हैं मुद्दे पे। ये दोनों डाई बेसिक एसिड हैं, मतलब दो दो COH है ना भाई, दो दो बार H दे सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? डाई बेसिक एसिड। हम एसिड के लिए ना बेसिक वर्ड यूज करते हैं, जितने H वो दे सकता है, जैसे एक H दे सकता है तो मोनो बेसिक, दो दे सकता है तो डाई बेसिक, तीन दे सकता है तो ट्राई बेसिक एसिड। ये दोनों डाई बेसिक एसिड हैं। तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे दो क्वेश्चंस में है। पहला, जब ये दोनों पहली बार H देंगे, जब ये दोनों पहली बार H देंगे तो फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट हम डिफाइन करेंगे Ka1। Ka1 डैश कह रहा हूं उसको डिफरेंशिएट करने के लिए। मैलिक एसिड का Ka1, फ्यूमेरिक एसिड का Ka1 प्राइम कह लो, इसको डैश या प्राइम कह लो। तो मेरा इंटरेस्ट ये है कि भैया मैलिक एसिड के Ka1 और फ्यूमेरिक एसिड के Ka प्राइम में किसकी वैल्यू ज्यादा है? बताओ। यानी कि आप अल्टीमेटली पूछना चाहते हैं कौन ज्यादा एसिडिक है? बताओ। जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका Ka वैल्यू ज्यादा होगा। तो मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कौन ज्यादा एसिडिक है? तो ध्यान सुनना, मैं एक H हटा के सोचता हूं, ठीक? तो कुछ ऐसे सोचूंगा मैं, C डबल बॉन्ड C, मैं C शो कर रहा हूं यहाँ पे। हालांकि मैं जब लाइन शो करूंगा तो C नहीं शो करते हैं, तो मैंने पहले C नहीं शो किया था, अब मैं कार्बन को शो कर रहा हूं। तो C डबल बॉन्ड C में एक तरफ यहाँ पे दोनों H हो गए, और एक तरफ यहाँ पे C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एक मैंने H को हटा दिया, लेकिन दूसरी तरफ मैंने C डबल बॉन्ड OH लिखा है। तो बात को सुनना, मैंने एक H को हटाया, केवल एक H को, एक H को नहीं हटाया, और ये कॉन्जुगेट बना लिया पहला H हटाकर। ऐसे ही मैं दूसरे वाले केस में कर लेता हूं, फ्यूमेरिक वाले केस में। C डबल बॉन्ड C, H ऑपोजिट है, ऑपोजिट फेस पे है, और किसी एक तरफ वाले एक H को हटा देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH के बदले O माइनस लिख लिया मैंने, और एक तरफ वाले में मैं C डबल बॉन्ड OH लिख देता हूं पूरा। तो मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा कि मैलिक एसिड में मैंने एक H को हटाकर कॉन्जुगेट बना लिया है, फ्यूमेरिक एसिड में मैंने एक H को हटाकर कॉन्जुगेट बना लिया है। चेक करके बताओ कि किसके कॉन्जुगेट में तुमको H बॉन्डिंग नजर आ रही है? बोल के पहले वाले में। कैसे? देखो, जो O पे नेगेटिव तुमको नजर आ रहा है, उसके जस्ट बगल में तुमको H भी नजर आ रहा है ना, O से लगा हुआ H। तो इसके बीच में तुम ये डॉट से मैं शो कर रहा हूं, H बॉन्डिंग सोच सकते हो ना? बोलोगे डबल बॉन्ड के एक ही फेस पे दोनों थे, सेम फेस की तरफ हैं, तो इसका O नेगेटिव अगले के H के साथ H बॉन्डिंग शो कर रहा है। लेकिन तुम फ्यूमेरिक एसिड में सोच सकते हो क्या ऐसा? बोलोगे नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि देखो, डबल बॉन्ड के ऑपोजिट फेस पर ये O नेगेटिव और OH हैं, और ऑपोजिट फेस में होने की वजह से उन वो आपस में पास पास नहीं है, तो ये आपस में H बॉन्डिंग नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब फ्यूमेरिक के कॉन्जुगेट बेस में हमें H बॉन्डिंग नहीं दिखाई दी, मैलिक के कॉन्जुगेट बेस में हमें H बॉन्डिंग मिली, और ये H बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, कॉन्जुगेट में लग रही है इसलिए। तो अब आप बहुत सक्सेसफुली कह सकते हो कि Ka1 की वैल्यू ज्यादा होगी Ka1 प्राइम से। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैलिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, मैलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा देन फ्यूमेरिक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट से।
H बॉन्डिंग से एक्सप्लेन हो रहा है। और सुनो, अगर मैं यही बात pKa के टर्म में बात करूं, यानी pKa1 pKa1 प्राइम, तो बोलोगे Ka वैल्यू ज्यादा होने पे pK कम हो जाता है। तो मैलिक एसिड का pKa1 कम होगा और फ्यूमेरिक का ज्यादा होगा, क्योंकि Ka वैल्यू में मैलिक का ज्यादा है, फ्यूमेरिक का कम है। आई बात समझ में? तो ये मैंने पहले स्टेप के बारे में आपको बताया। अब दूसरे स्टेप में भी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, क्या ये दूसरी बार HH दे सकते हैं? बोलोगे बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि डाई बेसिक तो है ही। ये अलग बात है कि किसी में H को देना आसान होगा, किसी में H को देना मुश्किल होगा। जब आपने पहला वाला स्टेप कंपेयर किया तो पहले वाले में मैलिक एसिड ज्यादा आसानी से H दे रहा था, क्योंकि कॉन्जुगेट उसका स्टेबलाइज हो रहा था। लेकिन जब तुम सेकंड स्टेप में आओगे और तुम मैलिक के लिए Ka2 डिफाइन करोगे और फ्यूमेरिक के लिए तुम Ka2 प्राइम डिफाइन करोगे और उसको कंपेयर करोगे, तो देखो क्या लफड़ा आएगा। तुम देख रहे हो मैलिक वाले केस में ये जो बेचारा एसिडिक H था वो तो फंस चुका है H बॉन्डिंग में, अब वो कहां से निकलेगा? निकलने में दिक्कत आएगी। लेकिन फ्यूमेरिक वाले केस में ये H अभी H बॉन्डिंग का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब हम उल्टा लगा रहे हैं। क्या? अब हम H निकाल कर कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहे हैं। पहले स्टेप में मैंने H निकाल कर कॉन्सेप्ट लगाया, कॉन्जुगेट में लगाया। क्यों? क्योंकि H निकलने से पहले H बॉन्डिंग उतनी फिजिबल नहीं थी, क्योंकि देखो ना ये क्रॉस में जा रहा था ना, इसका H इसका O, इसका H इसका O। ऐसे में क्या होता है, H निकाल कर लगाओ आप H बॉन्डिंग। तो H निकाला, कॉन्जुगेट बनाया, और कॉन्जुगेट बना के मैंने H बॉन्डिंग को एनालाइज किया। मुझे मैलिक वाले केस में कॉन्जुगेट में H बॉन्डिंग मिली और फ्यूमेरिक वाले केस में नहीं मिली। अब जब मैं Ka2 और Ka2 प्राइम को एनालाइज कर रहा हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले वाले केस में तो भैया H मेरा पहले से ही H बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, अब बेचारा कहां से निकलेगा? इसका मतलब हम सीधा आंसर दे सकते हैं कि फ्यूमेरिक वाले केस में ये H इन्वॉल्व नहीं है H बॉन्डिंग में, ये आसानी से निकल सकता है, इजीली रिमूव्ड। सेकंड वाले केस में इजीली रिमूव्ड हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट वाले केस में अब ये H आसानी से रिमूव नहीं होगा। ये H अब डिफिकल्ट टू बी रिमूव्ड, डिफिकल्ट टू बी रिमूव्ड। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ Ka2 और Ka2 प्राइम में कौन ज्यादा कौन कम, तो अब तुम कह सकते हो कि Ka2 की वैल्यू कम रह गई, क्योंकि H नहीं निकलेगा आसानी से अब सेकंड स्टेप में। लेकिन फ्यूमेरिक के सेकंड स्टेप में H आसानी से निकल जाएगा कंपैरेटिव टू फर्स्ट वन। तो Ka2 प्राइम की वैल्यू ज्यादा निकली। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कि इन दोनों का pKa2 और pKa2 प्राइम कंपेयर करो, यानी कि सेकंड स्टेप की पीके वैल्यू कंपेयर करो मैलिक और फ्यूमेरिक में, तो सेकंड स्टेप में बोलोगे कि pKa2 ज्यादा होगी। ठीक? तो यहां पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि Ka1 प्राइम कंपेयर करो, यानी कि मैलिक एसिड का Ka कंपेयर करो 1 और फ्यूमेरिक एसिड से, और Ka2 कंपेयर करो, या वही चीज pKa के टर्म में पूछा जा सकता है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है मैं वो डिस्कस कर दूं। जब एसिड डाई बेसिक या ट्राई बेसिक यानी पॉली बेसिक होता है, ध्यान देना, जब एसिड पॉली बेसिक होता है तो वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते समय हम Ka1 Ka2 Ka3 ये सब नहीं देखते। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते समय हम केवल Ka1 देखते हैं, पहले स्टेप वाला देखते हैं। ठीक? पॉली बेसिक एसिड्स में मैंने क्या बोला कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते समय केवल Ka1 पहले स्टेप की वैल्यू देखते हैं। जिसमें पहले स्टेप का Ka1 ज्यादा होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो बताओ पहले स्टेप का Ka1 किसका ज्यादा था? बोलोगे मैलिक एसिड का। तो ओवरऑल एसिडिक स्ट्रेंथ मैलिक एसिड की ज्यादा होगी ओवरऑल किससे? फ्यूमेरिक एसिड से। ओवरऑल मैलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है किससे? फ्यूमेरिक एसिड से। तो तुमने देखा यहाँ पे इस एग्जांपल में H बॉन्डिंग दोनों एस्पेक्ट में यूज हो गई। H बॉन्डिंग दोनों एस्पेक्ट में यूज हो गई। पहले स्टेप में आपने देखा कि H बॉन्डिंग कॉन्जुगेट में लग रही है, और दूसरे स्टेप में आपने देखा H बॉन्डिंग निकलने से पहले ही लग रही है।
तो एच बॉन्डिंग के तुम्हारे जितने क्वेश्चंस हो सकते थे एसिडिक स्ट्रेंथ वाले जो तुमसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने एक ही जगह समअप कर दिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे सामने कुछ मॉलिक्यूल लिख के दिए गए हैं, CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH NH3 NH2O। ये कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इसको मैंने कोड कर दिया है ABCDE करके। ABCDE कोड कर दिया है मैंने। और मेरा क्वेश्चन ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, Ka का ऑर्डर, pKa का ऑर्डर बताओ इन पांचों के लिए। तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि पहले वाले में भी कार्बन से H निकालोगे, दूसरे में भी कार्बन से H निकालोगे, तीसरे में भी कार्बन से H निकालोगे, चौथे में N से H निकालोगे, फिर O से H निकालोगे। मतलब एक ही पीरियड के एटम्स हैं या तो सेम एटम है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ तुमको समझ में आनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सॉल्व होने वाली है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सॉल्व होने वाली है यहाँ पे। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबके कॉन्जुगेट बना ले रहा हूँ। कुछ मुझे और भी आपको डिस्कस करना है, इसलिए मैंने पहले वाले का एक H निकाला और CH3 CH2 नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बना लिया। दूसरे वाले में CH2 डबल बॉन्ड एक H निकाल के CH2 डबल बॉन्ड CH कॉन्जुगेट बेस बना लिया दूसरे वाले का। तीसरे वाले में भी मैंने एक H हटाकर CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस बना लिया। और अगले वाले में अमोनिया NH3 का एक H हटाकर NH2 नेगेटिव कॉन्जुगेट बना लिया। और अगले वाले में H2 का एक H प्लस हटाकर OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बना लिया। तो मैंने इन सभी एसिड के कॉन्जुगेट बना लिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन कई एस्पेक्ट में मैं पूछ सकता हूं। देखो क्या क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे। इन सभी का स्टेबिलिटी ऑर्डर बता दो भाई, इन पांचों का। इन पांचों का बेसिक नेचर तुमसे पूछ सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं। और कभी कभी वो बेसिक नेचर वर्ड यूज नहीं करते हैं, प्रोटॉन एफिनिटी यूज करते हैं। बात वही है, प्रोटॉन एफिनिटी, H प्लस लेने की टेंडेंसी। प्रोटॉन एफिनिटी और बेसिक नेचर एक ही चीज होती है। ठीक, और तुमसे केबी और पीकेबी का ऑर्डर भी पूछ सकते हैं इन पांचों के लिए जो नीचे लिखे गए हैं, A B C D और E। ठीक, चलो क्या सीखा था आपने, जल्दी जल्दी यहाँ इंप्लीमेंट कर दो फटाफट। देखो C पे नेगेटिव A में भी है, C पे नेगेटिव B में भी है, C पे नेगेटिव C में भी है, N पे नेगेटिव D में है, O पे नेगेटिव E में है। इन सभी में जानते हो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे। O का नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल आएगा। यानी एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्न, E वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक, जनरली N का नेगेटिव कार्बन के नेगेटिव से स्टेबल होता है। क्या बोला मैंने? N का नेगेटिव कार्बन के नेगेटिव से स्टेबल होता है, एक्सेप्ट अगर वो कार्बन sp कार्बन है तो N नेगेटिव से ज्यादा स्टेबल होगा। यानी C वाला जो नेगेटिव है वो sp कार्बन पे है। अब इसके लिए तुमको थोड़ा बहुत हाइब्रिडेशन पता होना चाहिए। तो C वाले केस में जो नेगेटिव है वो कार्बन जो है वो sp कार्बन है। तो sp कार्बन D वाले N के मुकाबले ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब कि C वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन, यानी डी वाले के मुकाबले। और उसके बाद डी वाले के बाद फिर दोनों ए और बी वाले केस आ जाएंगे। और ए और बी में तुमको मैंने पीछे बताया ना, ए वाले में अगर देखोगे तो कार्बन sp3 है, बी वाले में देखोगे तो कार्बन sp2 है। sp2 वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp3 वाले से, तो नेगेटिव को ज्यादा आसानी से रखेगा, यानी बी ज्यादा स्टेबल होगा किससे? ए से। तो मैंने स्टेबिलिटी निकालते समय क्या देखा? बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा आपने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा आपने। और देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले में ये बात ध्यान देना कि जब सेम एटम होता है तो sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 वाला कम, और sp3 वाला उससे कम होता है। एक बात तो ये ध्यान देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, उससे ज्यादा ऑक्सीजन की होती है, ये ध्यान देना है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में sp कार्बन है अगर, तो वो नॉर्मल अपने नाइट्रोजन से, जो कि sp3 होता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp कार्बन। C और D में यही वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमने क्या देखा
कि या तो जो नेगेटिव था वो कार्बन 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 पे था, या तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे था, यानी सेम पीरियड वाले एटम थे। तो मैंने स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे एनालाइज कर लिया। अब मैं ये सारे आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा है क्या कि स्टेबिलिटी जिस ऑर्डर में आती है, एसिडिक स्ट्रेंथ उसी ऑर्डर में आता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट का ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम आएगा, यानी ई ज्यादा एसिडिक है, सी उसके बाद है, डी उसके बाद है, बी उसके बाद है, ए सबसे कम एसिडिक है। ऑर्डर आ गया। के का ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सेम आता है। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट का ऑर्डर बिल्कुल वही है। पी के ए का हालांकि उल्टा जाता है, तो उसको आप रिवर्स कर देंगे, ये रिवर्स ऑर्डर आ गया। ठीक। और बेसिक नेचर या प्रोटॉन एफिनिटी का ऑर्डर जो है एसिडिक का जस्ट रिवर्स होता है। मतलब एसिड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आएगा, उनके कॉन्जुगेट बेसिस का ऑर्डर रिवर्स आएगा बेसिक स्ट्रेंथ में। यानी ई से ज्यादा सी से ज्यादा डी से ज्यादा बी से ज्यादा ए बेसिक होगा। क्योंकि ई वाला ज्यादा एसिडिक था, तो कॉन्जुगेट में ई वाला कम बेसिक हो गया। और ए वाला सबसे कम एसिडिक था, इसीलिए कॉन्जुगेट में वो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया। और बेसिक का ऑर्डर और केबी का ऑर्डर सेम आता है, यानी ई सी डी बी और ए इंक्रीजिंग ऑर्डर में केबी का रहेगा। बेसिक और केबी का सेम ऑर्डर रहेगा। पी के भी हालांकि रिवर्स हो जाएगा, ई फिर डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ जाएगा ये। ठीक। तो मैंने तुम लोगों को क्या ट्रेंड सेट करना सिखा दिया यहाँ पे। अब मैंने पहले इसमें स्टेबिलिटी जस्टिफाई कर ली, स्टेबिलिटी से ही मैंने बाकी ट्रेंड सेट कर लिए। और अगर हो सकता है वो ट्रेंड ना पूछें, वो बस ये पूछ लें कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट। जैसे मेरे से इन पांचों में अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ पी के ए लोएस्ट किसका है, ऑर्डर मत बताओ, लोएस्ट पी के बताओ। तो बोलोगे जब ऑर्डर बता सकते हैं तो लोएस्ट नहीं बता सकते क्या? ई का लोएस्ट है, ई का लोएस्ट पी के ए है। मुझसे पूछ लेगा कि इन सभी में के ए लोएस्ट किसका है, के एस लोएस्ट या किसका है, या हाईएस्ट किसका है, ऑर्डर ना पूछ के। तो मैं कह सकता हूं कि हाँ के जो है लोएस्ट ए वाले का है। तो याद रखना इसमें के ए पी के ए के बी पी के बी के ऑर्डर लोएस्ट हाईएस्ट पूछे जा सकते हैं। और बहुत ही पीसफुली एक बार अगर समझ जाओगे तो अपने आप आसानी से तेजी से इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये रटने वाला नहीं है, ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक। तो अभी ये मैंने आज शुरुआत की है केवल किसकी, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ की। मतलब ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि मैं एक ही में सब पूरा कवर करूंगा। अल्कोहल फिनॉल वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो, और फिर एमीन चैप्टर में जो बेसिक वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो। तो इसको मैं एक ही समअप कर दूंगा। ये मैं पूरा एक टॉपिक पढ़ाता हूँ अलग से, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ये मैं ये चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाता हूँ इसको। तो मैंने आज आपको डिस्कस किया एसिडिक स्ट्रेंथ का लेक्चर 1। कल मैं इसे क्लोज करूंगा सेकंड लेक्चर में। कल का टॉपिक भी इसे कंटिन्यूशन में होगा, टाइमिंग आपकी सेम रहेगी। ठीक। अभी मैं तुम लोगों को थोड़ा रेगुलर क्लास दे देता हूँ, ताकि थोड़ा मेजर पोर्शन कवर हो जाए। तो आज का लेक्चर हमारा क्या था, एसिडिक स्ट्रेंथ लेक्चर 1, जिसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। कल मैं और एग्जांपल्स के साथ और कुछ एक्सेप्शंस के साथ ये लेक्चर क्लोज करूंगा। किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का।